हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं यहाँ पे स्वर वर्ण के भेद और व्यंजन वर्ण के भेद, तो ये इस वीडियो में 20 मिनट के दरमियान जितने भी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन किए जा सकते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हाफ आवर का वीडियो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे कितना कवर हो सकता है उस अनुसार से देखते हैं। तो सबसे पहले स्वर वर्ण के भेद। इससे पहले आप लोगों को हमने स्टार्ट किया था, एक वीडियो दिया था मैंने, तो उस वीडियो को अगर आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, और अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग स्वर वर्ण के भेद को पढ़ेंगे। स्वर वर्ण हम पढ़ चुके हैं, वो कितने हैं? 11 हैं, उसकी संख्या 11 है। तो इसको जैसे बांटा जाता है ना इसके आधार पे, तो और किसी चीज़ के आधार पे बांटा जाता है, तो उस अनुसार से इसको भी स्वर वर्ण को दिया गया है। ऐसे स्वर वर्ण को सामान्य रूप से जो है दो भेद दिया जाता है। सबसे पहले उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे, ठीक है। तो इसका जो हो गया आपको उच्चारण काल, काल या समय बोल सकते हैं, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। सामान्यतः जो है 2 भेद पढ़े जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 भेद दिया हुआ है। इसका मतलब है कि उसको ज़्यादा डीपली लिया गया है। यहाँ पे हम 1 नंबर लेते हैं। इसमें हो गया आपका हर्ष स्वर। ह में यहाँ पे रहेगा हर्ष स्वर, हर्षो दीर्घो जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वही हो गया हर्षो स्वर। फर्स्ट वाला हो गया। दूसरा नंबर में हो गया दीर्घ स्वर, दीर्घ, ये दीर्घ स्वर। और तीसरा नंबर में हो गया प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर जो है ये अक्सर पढ़ने को नहीं मिलता है और कई सारे बुक्स में नहीं मिलता है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिया गया तो फिर ऐसा बहुत कम होता है। ये आज तक तो मैंने कहीं क्वेश्चन आते हुए एग्जाम में नहीं देखा है, या कहीं पे होगा तो जो बड़े एग्जाम होगा वहाँ पे हो सकता है। तो अभी हम लोग पहले हर्ष स्वर को परिभाषित करेंगे और ये क्या चीज़ है, किसको दिखाता है, ये चीज़ जानेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर में सबसे पहले हम इसको लेते हैं। हर्ष स्वर का परिभाषा हो जाएगा अ, हर्षई, हर्षौ एवं री। हर्ष स्वर हैं, ये एक मात्रिक होते हैं, मतलब मात्रा इसमें सिंगल होता है, एक होता है, और इसके उच्चारण में कम समय लगता है। तो 4 लेटर मात्र है इसमें, यह है, हर्षई, हर्षई, हर्षौ और री है, ठीक है। तो 4 अक्षर आपको दिमाग में रखना है। ये इसका एग्जाम्पल ये खुद हो गया और इसी को हर्ष स्वर कहा जाता है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ गया दीर्घ स्वर। तो बाकी जितने बच गए, 4 यहाँ पे है, तो 11 में से 4 निकल गया, 7 4 11, मतलब 7 बच गया है ना। तो दीर्घ स्वर में जो है आपको 7 जो बचे हुए हैं वही दीर्घ स्वर में आ जाएगा, दीर्घ स्वर। तो इसमें आपको आ गया, क्या बच गया? आ में कर आ हो गया, आ, हर्षई तो वहाँ लग गया है तो दुर्गई हो गया, हर्षो वहाँ लग गया है तो दुर्गा हो गया, री लग गया है ना, तो ए, आए, ओ, मतलब है कि एक मात्रा वाला ना, इसमें ये रहेगा ओ और औ, यहाँ पे एवं औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये जो है दीर्घ स्वर है। इसमें आगे हो गया इनके उच्चारण में हर्ष स्वर। इनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर नाम ही है इसके, दीर्घ मतलब होता है लंबा, अधिक समय लगना, तो दुगना समय लगता है। हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, अतः इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर। और हर्ष स्वर जो था उसको एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो हर्ष स्वर होगा, और द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर होगा। इसमें आपको इसका जो भी लेटर है, जो अक्षर है, उसमें
दो शब्दों मतलब दो लेटर्स का संधि रहता है, दो लेटर्स इसमें जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि आपको फर्स्ट में दिया हुआ है ना, अ में अगर अ दिया हुआ है तो इसमें क्या हो गया, ये अ प्लस अ, ये अ प्लस अ, ये जो है जुड़ा हुआ है, तब जाके अ में कर आ बना। उसके बाद जो है दिया हुआ है ई दुर्गई दिया हुआ है, तो ये जो है ये कैसे बना, तो इसमें बन गया दो ई मिला, हर्षई जो है ना वो दो मिल गया, ई प्लस ई, इस तरह से। तो दुर्गऊ है उसमें क्या हो जाएगा, दो हर्षऊ मिल गया, हर्षऊ प्लस हर्षऊ, दीर्घऊ हो गया। ए उसी तरह से ए, तो इसमें क्या हो जाएगा, अ प्लस में हर्षई, ये मिल के बना हुआ है। थोड़ा सा और जगह लेंगे और उसके बाद क्या है, ए आई जो है इसमें ऊपर में ये हुआ, तो ये कैसे बना, ये बन गया अ प्लस में ए, सिंगल ये वाला जो है ना वो मिल गया, आई ओ ये कैसे बन गया, अ प्लस में हर्षऊ, औ ओ हो गया ओ, इसमें दुर्गऊ की मात्रा अगर डाल देते हैं तो औ हो जाएगा। तो इसमें एक लास्ट जो है तो वही डलाएगा, औ जो है ना इसमें हो गया अ प्लस में ओ हो गया, औ। इस तरह से ये हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर हो गया। एक लास्ट बच गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये क्या होता है, ये हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। तो सामान्य रूप से जो है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर ही पढ़ा जाता है, लेकिन प्लुत स्वर क्या होता है, जिस स्वर के उच्चारण में, यहाँ पे हो गया जिस स्वर के उच्चारण में इसको हम लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये हो गया जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसे लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त, लुप्त नहीं प्लुप्त, प्लुत स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर में तो ज़्यादा समय लगता है, उससे भी ज़्यादा समय, तो इससे ज़्यादा समय कहाँ पे लगेगा, किसी को देर तक पुकारने में या नाटक संवाद में इसका प्रयोग देखा जाता है। या फिर जो है संस्कृत का जो वैदिक मंत्र जो होता है, वैदिक मंत्र में इसका प्रयोग पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसे द्विमात्रिक था ना, ये हो गया त्रिमात्रिक स्वर, भी इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, ये जो है ये वर्ड आपको बहुत कम मिलेगा। इसका जो शब्द जो होता है, शब्द जैसे में जो इसका शब्द एग्जाम्पल में है, तो उसमें क्या लगाया जाता है, उसमें थ्री लगाया जाता है। इस तरह से थ्री जो होता है ना हिंदी में, तो उस तरह से थ्री लगाया जाता है। जैसे कि जैसे इसका कोई और वर्ड मिलना मुश्किल है, ये संस्कृत में आपको मिलेगा। ये हो गया ओम, ओ लिखने के बाद जो है थ्री लगाएंगे और म लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ओ जो है उसका उच्चारण करने में उसको ज़्यादा लंबा खींचना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें थ्री लगाया गया। ओम, ओम ये दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा खिंचाता है, 3 गुना समय लेता है, तो इसीलिए ये त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे इसमें जाति के आधार पे 2 भागों में इसको फिर से बांटा गया है। जाति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट में है सजातीय स्वर। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कभी सजातीय स्वर, और नहीं पढ़े हैं तो आपको इसको पढ़ लेना है, ध्यान रखना है, आपको बुक से भी पढ़ना है
और मैं वीडियो में तो ऐसे नॉर्मली आपको बतला दे रहा हूँ सजातीय स्वर। तो डिटेल में पढ़ने के लिए आप बुक में पढ़ाई कीजिए इसको। सजातीय स्वर या स्वर्ण कहलाता है। उसके बाद दूसरे नंबर में विजातीय स्वर या अस्वर्ण कहलाता है। तो इसका नाम जिस प्रकार से दिया गया है उसी तरह से ये होता भी है। तो फर्स्ट वाला जो है हम इसको पहले लेते हैं सजातीय। सजातीय स्वर या दोनों नाम याद रखना, स्वर्ण, स्वर्ण हो गया। इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सजातीय स्वर का परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगा अ आ हर्षई दुर्गई। तो हर्षई दुर्गई में क्या है कि इसको पढ़ने के समय में क्या है ई पढ़ा जाता है, दोनों को ही ई पढ़ा जाता है। आ में थोड़ा सा उच्चारण डिफरेंस होता है, मात्रा का अंतर है। और हर्षौ दुर्गो में दोनों को यू पढ़ा जाता है, यू। आदि जोड़े जो इस प्रकार के हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आदि जोड़े आपस में सजातीय स्वर या स्वर्ण कहे जाते हैं, क्योंकि ये एक ही उच्चारण ढंग से उच्चारित होते हैं। इनमें सिर्फ मात्रा का अंतर होता है। तो ये हो गया सजातीय स्वर। दूसरा नंबर में हम लेते हैं विजातीय। विजातीय स्वर या अस्वर्ण, नाम आप लोग को याद रखना है, क्योंकि कुछ भी इसमें से एक ही यूज करके मतलब सिर्फ अस्वर्ण दे देगा तो फिर आपको याद नहीं रहेगा, काफ़ी प्रॉब्लम होगा। मतलब याद नहीं रहा तो फिर तो बनेगा ही नहीं। इसीलिए रिवाइज बार बार करना है, रिपीट करना है, बीच बीच में आपको याद करने के बाद जो है इसको फिर लिख के देखना है। आपको याद करने का दो तरीका है, पहला तो आप रट्टा मार के याद करते हैं, दूसरा क्या है कि जो आप याद कर लिए उसको जो है आप कॉपी में लिखिए और लिखने के बाद जो है उसको जो सही लिखा हुआ है उससे उसको मिलाइए। इसको हम परिभाषा लिख लेते हैं। विजातीय स्वर का परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगा अ हर्षई अ दीर्घई, अ हर्षौ अ दीर्घौ, आ हर्षई अ दीर्घई। ये आगे इस तरह से और चलते जाएगा। तो ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अ जो है उसके बाद हर्षई लिया गया, फिर अ फिर दीर्घई लिया गया, फिर अ फिर हर्षौ लिया गया, फिर अ फिर दीर्घौ लिया हुआ, उसके बाद फिर अ के साथ इसको लेना है, फिर अ के साथ इसको लेना है, इसी तरह से लिया गया है। इसमें और भी जोड़े बनेंगे। तो फिलहाल इतना दिखा के और दिया गया है आदि जोड़े आपस में विजातीय स्वर या अस्वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि ये दो उच्चारण ढंग से उच्चारित होते हैं, अलग अलग ढंग से। वहाँ पे अ आ तो लगभग एक जैसा था, हर्षई दुर्गई को ई पढ़ा जाता है, दोनों का उच्चारण सेम आता है, लेकिन यहाँ पे सभी डिफरेंस है। अ जो है अ तो हर्षई ई हो गया, अ ई, अ और दुर्गई हुआ तो ई पढ़ा जाएगा। इसमें भी उच्चारण जो है वो डिफरेंट तरह से आ रहा है, इसीलिए इसको विजातीय या अस्वर्ण कहते हैं। तो ये दो आपका जो है कंप्लीट हो गया। इसमें से आपको स्वर वर्ण का जो भी भेद था वो इतना ही आएगा। इससे ज़्यादा डीप अगर क्वेश्चन आता है तो फिर उसको हम बाद में देखेंगे, हालांकि इससे ज़्यादा डीप आने वाला नहीं है, बहुत कम चांसेस है। उसके बाद जो है हम व्यंजन वर्ण पे चलेंगे। व्यंजन वर्ण के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, जहाँ पे वर्णमाला मैंने दिखाया था तो उसमें बतलाया था आपको 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होता है वो 25 होता है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में 25 दिया हुआ है। किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है। तो ये 25 हो गया। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, य ल व 4 होते हैं, इसलिए 4 दिया हुआ है। और उस व्यंजन जो होता है वो भी 4 होता है, 4 मुख्य रूप से। इसमें आपको और एक व्यंजन पढ़ने को मिलेगा, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन को ये व्यंजन वर्ण के मुख्य तीन भेद में से नहीं लिया जाता है। इसके पीछे कारण आगे आप लोगों को बतलाएंगे। तो सबसे पहले जो है 1 नंबर में स्पर्श व्यंजन की हम लोग चर्चा करेंगे। स्पर्श व्यंजन हमारे मुख में जीभ जो होता है वो अलग अलग पार्ट को टच करके ये सारे व्यंजन को उच्चारण करता है। तो इसका परिभाषा पहले हम लिख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन का परिभाषा इस तरह से हो जाएगा, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा,
दंत, ओष्ठ आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी कहते हैं। और इसकी संख्या बतला दिया गया, इनकी संख्या जो है 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखना होगा, इन्हें वर्गीय, क्योंकि वर्ग में बटा हुआ रहता है ना, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अलग अलग नाम दिया जा सकता है इसे। स्पर्श व्यंजन तो लगभग सब जगह चलता है, लेकिन अगर वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, अगर ये दे दिया जाए तो फिर दिमाग काम नहीं करेगा वहाँ पे। इसीलिए इस तरह के नाम को याद रखना है। इसमें जैसे में क्या है, जैसे में कवर्ग जो होता है, कवर्ग, कवर्ग बोलेंगे तो क्या है, का से अंगा तक। और चवर्ग हो गया, चवर्ग, टवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, और हो गया पवर्ग। ये 25 जो है टोटल यही तो है। तो ये इसमें आपको कवर्ग में का से अंगा हो गया, चवर्ग में चा से यहाँ हो गया, ये टोटल उस तरह से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में अंतस्थ व्यंजन लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा इस तरह से हो जाएगा, य, र, ल, व और व, 4 ही अक्षर है इसमें, को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है, लेकिन कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। कंप्लीट पूरी तरह से ऐसा नहीं सटता, य, र, ल, व, इस तरह से ये कंप्लीट पूर्ण स्पर्श नहीं होता इसमें। इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है, एक हमारे पास और बच जाता है। कुछ ऐसे व्याकरण बुक आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है य और व, य और व फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, ये जो है इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो ऐसे आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है। अगर कहीं पे पूछा जाए तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। एक हमारे पास बच जाता है, एक उसके बाद भी हम 4th नंबर वाला पढ़ लेंगे। ये तीसरा नंबर में हमारे पास ऊष्म व्यंजन बच जाता है। ऊष्म व्यंजन, इसका नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ऊष्म मतलब तो गर्मी होता है। इसमें 4 लेटर आता है, तलावी सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा। ये 4 लेटर जो है यही ऊष्म व्यंजन में आते हैं। आगे इसको हम लिख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा हो जाएगा, तलावी सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा, ये 4 अक्षर है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण घर्षण से उत्पन्न, ऊष्म, ऊष्म मतलब हो गया गर्म, उत्पन्न गर्म वायु से होता है। ऊष्म वायु या गर्म वायु एक ही चीज़ हुआ, होता है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके आगे हमें संयुक्त व्यंजन के बारे में जान लेना होगा। हालांकि संयुक्त व्यंजन जो है इसके मुख्य भेद में नहीं आता है। संयुक्त व्यंजन ये जो है 4 लेटर ये भी होता है। व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, ये लेटर ही आएगा, अक्षतरा, ज्ञान और सरा, ये 4 लेटर जो है इसे ही संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसकी पूर्ण परिभाषा में आ जाएगा, अक्षतरा, ज्ञान, सरा और सरा को हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी रचना 2 व्यंजनों की मेल से हुई है। जैसे ये किस तरह से इसमें एक से अधिक व्यंजन जुड़े हुए हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या है, अच्छा ये है, तो ये कैसे बना है, क मतलब है कि ये वर्ण है, इसमें हलंत आ जाएगा, और प्लस स जो है ये पूरा है, मूर्धन सा है ये। अच्छा ये त्र जो है किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये हो गया
त जो है आपका हलंत रहेगा प्लस र जो है कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो इससे बन गया त्र। ज्ञा जो है ये हो गया ज हलंत रहेगा इसमें ज प्लस यहाँ इसी के वर्ग में आता है ये इससे ज्ञा पढ़ा जाता है, जबकि बहुत सारे लोग जो है ज्ञा पढ़ते हैं, ज्ञा विज्ञान बोलते हैं ना, इस तरह से बहुत सारे लोग विज्ञान बोलते हैं। तो ज़्यादा शुद्ध उच्चारण के कारण जो विज्ञान बोला जाता है। और एक हो गया स्रा जो बहुत पहले पढ़ाया नहीं जाता था, अब जो है इसके साथ जुड़ चुका है। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय नहीं था। तलाबी सा हलंत लग जाएगा इसमें और र रहेगा, र पूरा रहेगा। इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन में 4 अक्षर हैं और चारों किस तरह से किसके मेल से बने हुए हैं ये आप लोग को मिल गया है। और कभी भी इसको अगर पूछा जाए तो आप बतला सकेंगे। अब यहाँ पे व्यंजन का भेद जो है वो समाप्त हो गया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके आगे उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, वर्णों के उच्चारण स्थान। और ये इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो आप लोग क्लास को मिस ना करें, हालांकि वीडियो आपका बना ही रहेगा, तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से ये उच्चारण होता है, आपको याद करने का क्या तरीका है कि कैसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में सब कुछ मैं बतलाऊँगा। और इस वीडियो में हम इतना ही आज कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वर्णों के उच्चारण स्थान को कवर करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये कैसे हमें याद रह सकता है। जो भी क्वेश्चन इसमें से आएंगे उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये सब सारा कुछ देखेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चीज़ों को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।